हमने गुलामी की मानसिकता को समाप्त करके भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे नए कानूनों को पारित किया है। संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमारी सुरक्षा है। न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आजादी का कवच है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो शुद्ध सियासत। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। संविधान लागू होने के 75वें वर्ष में आज से लोकसभा में संविधान पर चर्चा की शुरुआत हुई और पूरे शीतकालीन सत्र में पहली बार आमतौर पर शांति से पूरे दिन कार्रवाई चली। इस चर्चा का मकसद संविधान की अब तक की यात्रा और उसके महत्व पर विचार विमर्श करना है, लेकिन यह भी बहस और विवाद से बच नहीं पाई। हालांकि सबको पता था कि इस चर्चा के बहाने सत्ता पक्ष और विपक्ष अपना स्कोर सेटल करने की कोशिश करेंगे। चर्चा की शुरुआत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संविधान लागू करने वाली हस्तियों का जिक्र किया और कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि उसने कई बार संविधान की अवहेलना की, लेकिन उन्होंने संविधान निर्माताओं में पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लिया। उनके बाद कांग्रेस से प्रियंका गांधी ने चर्चा की शुरुआत की। यह सांसद के तौर पर लोकसभा में उनका पहला भाषण था, इसलिए उनके भाषण पर सबकी नजरें थीं। प्रियंका ने भी अपने भाषण में बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए। इसके बाद अखिलेश यादव आए, जो आजकल अदानी मामले में कांग्रेस से अलग दिख रहे हैं। उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था से लेकर केंद्र सरकार के कामकाज पर शेरो शायरी में सवाल उठाए और ये कहा कि इन सरकारों के खिलाफ करो या मरो आंदोलन की जरूरत है। दरअसल संविधान बीते 1-2 सालों में बहुत अहम चुनावी मुद्दा बनकर उभरा है। इस लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ संविधान खतरे में है वाला नैरेटिव बनाया था और माना जाता है कि इसी कारण बीजेपी सांसदों की संख्या 240 पर अटक गई। इसलिए शुद्ध सियासत में यह सवाल पूछा जाना जरूरी है कि क्या संविधान पर चर्चा जैसे अहम विषय पर सियासत से बचा नहीं जा सकता? क्या संविधान अब बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है? और यह भी क्या कि पहले दिन की चर्चा में किस नेता ने सबसे ज्यादा पॉलिटिकल स्कोर किया? ये तमाम सारे सवाल, इन सवालों का जवाब अपनी चर्चा में हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने वाले जो खास मेहमान हैं उनमें से कांग्रेस प्रवक्ता संजीत कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता राजेश्वर पैन्यूली और पॉलिटिकल एनालिस्ट पंकज पांडे जी हमारे साथ लगातार चर्चा में शामिल रहेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और संजीत भाई, सबसे पहले आपसे ही कि इस चर्चा के बहाने मोदी सरकार की उन तमाम नीतियों को देश के सामने आप रख पाएंगे जिनको आप संविधान विरोधी कहते हैं। जी संजीत जी। जी 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 तो सबसे पहली बात कि मैं आलोक जी, आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज 75 वर्ष इस संविधान को हुए हैं। एक लंबी गाथा है जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दे करके इस संविधान को प्राप्त किया और उसे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई। क्या हम भूल सकते हैं जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए अपनी शहीद किया अपने आप को, बरसों तक जेल में रहे और जेल में रहने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जिस प्रकार से, और न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि कांग्रेस पार्टी से इतर अपनी विचारधारा रख करके सबने इस देश की आजादी में अपनी आहुति प्रदान किया। चाहती तो कांग्रेस पार्टी भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की तरह वह एक दलीय शासन व्यवस्था को चुन सकती थी, क्योंकि एक बेहतरीन ताकत और व्यवस्था में लोग थे और इनके नेताओं को लोग जानते और पहचानते थे, लोग उनको फॉलो करते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुना और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को न सिर्फ चुना बल्कि पल्लवित और पुष्पित भी किया। यह आरोप लगाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा इमरजेंसी के दौरान संविधान को घात हुआ, लेकिन जिस संविधान की धारा ने इस देश के अंदर मात्र 20-22 वर्षों में जो पैनापन खड़ा किया, उसी संविधान की धारा ने पुनः देश के अंदर सत्ता परिवर्तन किया और सत्ता परिवर्तन करके पुनः
जब आई तो अन्य लोगों ने उस संविधान को, अगर इसीलिए संविधान का ताकत, संविधान की ताकत किसी एक दल के लिए नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है। संविधान की ताकत आम जन के लिए है, आम जन की भाषा के लिए, जिसके माध्यम से वह शिक्षा के अधिकार को ले सकते हैं, समानता के अधिकार को ले सकते हैं, रोजगार के अधिकार को ले सकते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी को ले सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस देश के अंदर एक विचारधारा जो राजनीतिक स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर पैदा नहीं हुई, जो एक सोच के साथ कि हमें इस देश की राजनीति के ऊपर, इस देश की सत्ता के ऊपर हमें राज करना है, तो इस सोच के साथ हो तो संविधान की धारा और संविधान के अधिनियम वो छोटे पड़ जाते हैं, वह कम पड़ जाते हैं, तब जब एक मानसिकता के साथ इस देश के अंदर लड़ते। जी ठीक है राजेश्वर जी। जी आलोक। राजेश्वर जी, प्रियंका गांधी का आज डेब्यू भाषण था एक तरीके से, आज वो पहली बार संसद में बोल रही थी और उन्होंने जो तमाम मुद्दे उठाए वो तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी बात आप लोगों के लिए कहा कि सत्ताधारी दल के लोग अतीत की बात करते हैं। अतीत में क्या हुआ, नेहरू जी ने क्या किया, अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात, और ये कई बार रैलियों के भाषण में भी वो कह चुकी हैं। मुझे कभी संजीव जी भी सारी अतीत की बातें बता रहे थे, ये बता रहे थे कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। लेकिन एक तो मैं पहली बात ये क्लियर कर दूं कि महात्मा गांधी जी ने बोला था कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस एक मूवमेंट था जिसमें कई लोगों का सहयोग था। और जहां तक इनकी बात है, कहते कि हम जैसे चाहते कि चाइना का संविधान है वैसा संविधान बना लेते, ये इनके घर का राज नहीं था कि जैसे मर्जी संविधान बना लेते, क्योंकि उसमें अंबेडकर जैसे नेता भी थे, उसमें दूसरे चाहे कई बड़े नेता जो भी थे जो इन्वॉल्व थे, चाहे हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, कई नेता इन्वॉल्व थे जिसमें कि जिसके कारण से पूरा देश स्वतंत्र। और बात सिर्फ नेताओं की और जेल जाने वालों की बात नहीं है, बात उन आम आदमियों की भी है जो लगातार इस मूवमेंट के साथ भारत स्वतंत्र करने के लिए जुड़े रहे। तो ये जो बार बार ये कहना, चाहे माननीय प्रियंका गांधी जी का बार बार कहना कि हिस्ट्री में मत जाइए, आपको बिना हिस्ट्री के ज्ञान के, आप बिना हिस्ट्री को ठीक किए हुए या बिना हिस्ट्री की पूरे जानकारी रखे हुए आप भविष्य को उसको नहीं, आप कहीं ना कहीं से कोई भी चीजें होती है हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर भविष्य के डाटा बनते हैं, और हिस्टोरिकल कोई चीज गलती या गलत चीजें प्रस्तुत की गई हैं तो उनको ठीक करना या उनको जनता के सम्मुख लाना ये किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति, किसी भी जिम्मेदार सत्ता का काम होता है। तो इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी को जो इल्जाम बार बार लगाया जाता है वो एक तरीके से कहना चाहते हैं कि हमारे 1975 के जो हमारे काला कलंक है जो देश के ऊपर, उसे आप भूल जाएं, आप उसे भूल जाएं कि हमने क्या क्या गलत काम किए, आप उन सब चीजों को भूल जाएं। आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी कौन सी जगह पे थी जहां उसने संविधान का उल्लंघन किया। आज भी बात भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ है। इन्होंने लगातार गलत नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की, पिछले 2024 के इलेक्शन में भी कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलने के लिए सीटें चाहती है, तो एक गलत नैरेटिव लगातार जनता के दिमाग में बैठाया गया, और नैरेटिव बैठाने के साथ साथ ये भी नैरेटिव बैठाने के कि कुछ लोगों का हक छीनने की कोशिश की जा रही है। तो आप जहां तक बात करते हैं, आप वर्तमान में नहीं, आप हिस्ट्री की खुद भी बात करते हैं, और बिना हिस्ट्री के वर्तमान या भविष्य को हम नहीं देख सकते। ये देखना जरूरी होता है, हिस्ट्री के साथ वर्तमान और वर्तमान के साथ भविष्य को जोड़ा जाना हमेशा जरूरी होता है। जी बिल्कुल ठीक है। पंकज पांडे जी, संसद का सत्र चल रहा है और लगातार जब से शुरुआत हुई है सत्र की 25 नवंबर से लगातार हम लोग दोनों सदनों में गतिरोध देख रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते से कुछ स्थितियां ठीक हुई, लेकिन उसके बाद भी गतिरोध बना हुआ है। और अभी 3 दिन पहले, चूंकि ये चर्चा पहले से ही प्रस्तावित थी कि संविधान पर चर्चा होनी है इस सत्र में, इसलिए 3 दिन पहले राहुल गांधी जी स्पीकर से मिलने जाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि सदन को ठीक से चलाया जाए, हम हर तरीके से चर्चा में आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मेरा कहने का आशय ये है कि संविधान इतना महत्वपूर्ण विषय है, उसके बारे में सत्ता पक्ष को भी एहसास है, उसके बारे में विपक्ष को भी एहसास है कि इसके साथ अगर जरा सा भी इधर उधर किया तो मामला खराब हो सकता है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी अपने ऊपर ये टैग नहीं लगने देना चाहते थे कि उनकी वजह से संविधान पर चर्चा नहीं हुई, इसलिए स्वयं चलकर स्पीकर को उन्होंने आग्रह किया कि हाउस को अच्छे से चलाया जाए, हम सहयोग करेंगे। ये बिल्कुल लोकसभा
चुनाव से आप देखिए, राहुल गांधी और समूचा विपक्ष, विशेष रूप से राहुल गांधी, वो संविधान को एक विशेष मुद्दा उन्होंने बनाया और निश्चित रूप से इसका उनको लाभ मिला या नहीं मिला, लेकिन सत्ता पक्ष को इसका कुछ ना कुछ नुकसान उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में उठाना पड़ा, हरियाणा में भी उठाना पड़ा। तो एक उनके लिए बड़ा मुद्दा है। संविधान का मुद्दा वो हाथ से जाने नहीं देना चाहते, लेकिन अब बिल्कुल थोड़ा पीछे देखिए तो विधानसभा चुनाव में जब भी हम नजर डालते हैं तो लगता है कि ये मुद्दा वैसा मुद्दा नहीं रहा। लेकिन नैरेटिव चलाना अलग चीज होती है और फेक नैरेटिव जो भी होते हैं उनकी कलई भविष्य में खुली जाती है। एक बात मैं और जोड़ूंगा, जहाँ तक इतिहास वाली बात अभी आपने एक प्रश्न लिया था, इतिहास पर चलकर ये वर्तमान तक पहुंचा जाता है और वर्तमान की भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है, इसलिए इतिहास की बातें तो होंगी ही। कांग्रेस प्रवक्ता भी बोल गए, तो निश्चित रूप से संविधान का मुद्दा विशेष रूप से राहुल गांधी जी, क्योंकि एक छोटी पुस्तक भी संविधान की रखते हैं अपनी जेब में, तो बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसका फुटेज जरूर लेना चाहते थे। कारण यही था कि शुरुआत में तो उन्होंने गतिरोध पैदा करने की पराकाष्ठा की, लेकिन जब ये मुद्दा आया जो कि उनका मनपसंद मुद्दा है वर्तमान में और कांग्रेस पार्टी का भी, तो निश्चित रूप से इसमें बात कहनी थी। और प्रियंका जी का भी आज पहला भाषण था लोकसभा में, तो उन्हें भी कुछ कहना था, लोग उसको सुने, उसमें कोई बाधा ना आए, इसलिए बहुत आवश्यक था। और अगर बहुत गंभीरता से बात की जाए तो संविधान का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर निश्चित रूप से गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। जी बिल्कुल। संजीत जी, संविधान की गरिमा मुझे लगता है आप भी समझते होंगे, और संविधान के बारे में ये मैं कहूँ कि इसी संविधान को दिखा दिखाकर आपने 99 सीटें हासिल कर ली तो अतिशयोक्त नहीं होगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये 2 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है अपनी बात, अपनी भड़ास निकालने के लिए सरकार के खिलाफ। जी देखिए, भड़ास नहीं है, इसे हम भड़ास कह करके बातों को हम छोटा कर देंगे। क्या इस देश के अंदर ये बात सत्य नहीं है कि संवैधानिक संस्थाओं को नीचा दिखा करके उसको पंगु बनाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या ये बात सत्य नहीं है? क्या ये बात सत्य नहीं है कि चुनाव आयोग को कब्जे करने करके प्रयास किया जा रहा है इस देश के अंदर? क्या ये बात सत्य नहीं है कि योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई, और जिस प्रकार से राज्यों की आर्थिक स्थिति के ऊपर योजना आयोग अपनी चर्चा किया करती थी, उसके ऊपर किस प्रकार से कब्जा करके और किस प्रकार से राज्यों की आर्थिक स्थिति के ऊपर डावाडोल स्थिति करने का प्रयास किया। आज आलोक जी, इस देश के ऊपर लगभग 3.25 लाख करोड़ का कर्जा है। आप जानते हैं इस देश के अंदर जब मोदी जी आए थे तो मात्र 55,000 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, आज 2.25 लाख करोड़ का कर्जा है। क्यों हुआ कर्जा? क्या उस कर्ज के लिए हम आप जिम्मेदार नहीं कहे जाएंगे? क्या उस कर्ज के लिए जिम्मेदारी हमारी आपकी नहीं है? तो इस देश के अंदर जो आपस में बातचीत करके योजना आयोग तय करती थी कि हमें किन राज्यों को किस प्रकार किस क्षेत्र के अंदर विकास करने हैं और किस प्रकार से हमें काम करना है, शायद वो चर्चा बंद हो गई है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी के कि हमने क्या किया, तो साहब आपने बातचीत का रास्ता बंद कर दिया। ये काम आपने किया कि इस देश के अंदर जो आपसी बातचीत होती थी सत्ता और विपक्ष के बीच में, उस बातचीत का रास्ता बंद कर दिया। आपने सुनने का रास्ता बंद कर दिया। आप सुनते ही नहीं हैं, आप किसी की भी नहीं सुनते हैं। आप केवल और केवल वही कहते हैं जो आपको बताया जाता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर केंद्र राज्यों के बीच का जो संबंध है, उस संबंध को कमजोर करने का प्रयास किया गया कई मामलों में, चाहे वह दिल्ली और केंद्र के बीच का मामला हो, चाहे पुडुचेरी और केंद्र के बीच का मामला हो, चाहे बंगाल और केंद्र के बीच का मामला हो, या अन्य सारे उदाहरण पिछले 10 वर्षों में देखे गए। और राजनीतिक संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना, खासतौर से विपक्षी दल की सत्ता को खरीद फरोख्त करके गिराना और फिर से नई सत्ता तैयार करना, जो एक नजीर पैदा किया जाना चाहिए था सत्ताधारी दल के माध्यम से, एक अच्छी बात पैदा किया जाना चाहिए था, उसको कमजोर किया गया। इसका उदाहरण मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, कर्नाटका और महाराष्ट्र है।
तमाम चीजों को हम भुला नहीं सकते। ये उदाहरण है, ये बातें हमें आपको जानना पड़ेगा। ठीक है राजेश्वर जी, आज जब अखिलेश यादव जी के बोलने का मौका आया तो उन्होंने संविधान की ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि ये वही संविधान है जिसने बीजेपी के 400 पार के नारे को गिरा दिया। देखिए जी, वो अखिलेश यादव जी की अपनी कल्पना, अपना क्या कहते हैं, एक तरीके का भड़ास निकालने की बात है कि उनके कहने से संविधान की ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है। हम संविधान के साथ है, इसमें कोई शक नहीं। हम संविधान का पूरा सम्मान करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम संविधान में भी वही चीजों का अमेंडमेंट करने की कोशिश करते हैं जिसमें जनता का हित हो और जो संविधान के अनुरूप अमेंडमेंट अलाउड हो, वो हम केस नहीं करते कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि साहब आप लोग के केस में ये होना चाहिए और हम उसको उठा करके सुप्रीम संसद में ला करके वो पूरा का पूरा केस ही खत्म कर दे। तो यहाँ तक की बात है कि संविधान की ताकत की बात है, इसमें कोई शक नहीं। और संविधान के अगर सीटें कम हुई, सीटें ज्यादा हुई, इसमें भी कोई नहीं। लेकिन कोई कहे कि वोट परसेंटेज हमारे डाउन हुए, कोई हमारे वोट परसेंटेज कोई ऐसे डाउन नहीं हुए। कोई हमारे कहे कि हमारे रिप्रेजेंटेशन कम हुआ, ऐसा कोई हमारे रिप्रेजेंटेशन कम नहीं हुआ। एक आदमी जो सीटें, थोड़ी सी सीटें बढ़ जाने पर पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर होकर के हल्ला मचाया कि हमने सीटें बना ली, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई औचित्य है। बात संविधान की हो रही है। संविधान में हम लोग अपने आप को लिमिट करें तो देखेंगे कि हम संविधान के साथ हैं। हमारा चाहे संविधान की हम बात करें, हम हैं वो जो जीएसटी लेकर के आए। पूरा देश एक क्या कहते हैं, एक कर प्रणाली और एक उसपे एक कलेक्शन के उसमें चलता है पूरा देश में। तो इस ढंग से आप एकजुट करने की बात है। संविधान की जो मुख्य, जो उसका आत्मा है, हम उसके साथ खड़े हुए और हम उसकी आत्मा को और जनता के साथ उसको जोड़ करके चलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसमें सफलता भी लगातार मिलती जा रही है। उससे मुझे लगता है कि कुछ विपक्ष दलों को कुछ जो सामयिक तौर पे नंबर का गेम में कुछ आगे आ गए या कुछ नंबर एक्स्ट्रा मिल गए, तो कोई ऐसी बड़ी चीज मुझे नहीं लगता है कि है। संविधान की बात करें, हमें समझाएं कि संविधान में हमसे कहां से गलती हो रही है। मुझे नहीं लग रहा है कि हमारी तरफ से कोई संविधान में हमने कोई छेड़खानी की है या ऐसी कोई काम करा है जिससे संविधान या पूरे विश्व में भारत का नाम संविधान के ऊपर कहीं खराब होता हो या कुछ होता है। या धारा 370 की बात हो, हमने एक देश जो अलग एक देश के अंदर दूसरा देश बनाने की कोशिश की थी, उसको भी अपने साथ जोड़ा है। तो हमारा जो काम है, हमारी सत्ता का काम जो है, हमारी पार्टी का जो लगातार विचारधारा है, बहुत पॉजिटिव है और संविधान के पूरे सम्मान के साथ है। नैरेटिव गलत क्रिएट करके कुछ चीजें हो सकती है और अभी हमारे पत्रकार साथी पांडे जी भी बोल रहे थे, उस नैरेटिव का फायदा अल्टीमेटली फेक नैरेटिव बहुत दिन तक नहीं चलता। वो महाराष्ट्र में भी दिखाई देने लग गया है। जी बिल्कुल, ठीक है राजेश्वर जी। पंकज पांडे जी, जिस संविधान पर संसद में चर्चा हो रही है, उसी संविधान बदलने की नैरेटिव ने लोकसभा दौरान विपक्ष को खड़ा कर दिया था। आपको अच्छी तरीके से एहसास है कि विपक्ष इसी संविधान की किताब दिखा कर समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिली, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, आपको पता है अच्छी तरीके से। और ये सत्ता पक्ष के लिए भी झटका की बात थी। सत्ता पक्ष को झटका मिला, इस संविधान की किताब दिखाने के बाद झटका मिला। इसलिए ये कहा जा सकता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को संविधान के मायने क्या है अच्छी तरीके से पता है। इसलिए दोनों के लिए बहुत अहम दिन है ये, क्योंकि कल तक लोकसभा में चर्चा होनी है, उसके बाद सोमवार और मंगलवार को राज्यसभा में चर्चा होनी है। जो भी सत्ता पक्ष को नुकसान हुआ वो संविधान की किसी उससे संविधान की भावना के अंतर्गत नहीं हुआ। नुकसान जो भी हो, फेक नैरेटिव एक चला गया, उसकी वजह से नुकसान हुआ। और संविधान पर जो चर्चा लोकसभा में हो रही है, लोकसभा से अच्छा फोरम तो इसकी सबसे ज्यादा जरूरत विपक्ष को है, क्योंकि विपक्ष ने जो एक फेक नैरेटिव चलाया उसकी हवा अब लगभग निकल चुकी है। अब उस तरह से तो फेक नैरेटिव चल नहीं सकता है। तो जो कुछ भी वो कहना सुनना चाहते हैं लोकसभा के माध्यम से कह लेंगे। और सत्ता पक्ष के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है बातों को स्पष्ट करने का, जो लगभग स्पष्ट हो ही चुकी हैं, लेकिन और अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए एक अवसर है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जब कांग्रेस पार्टी संविधान की गरिमा और गंभीरता की बात करती है तो बात बड़ी हास्यास्पद और बहुत अलग विषयवस्तु हो जाती है। कांग्रेस पार्टी वही कांग्रेस पार्टी है जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग किया था। वो तो भला हो कांग्रेस के ऐसे राष्ट्रवादी नेताओं का
जो कि बाद में कांग्रेस पार्टी का हिस्सा भी नहीं रहे, जिनके कारण आज आप इस लोकतंत्र में सांस ले रहे हैं और संविधान इस तरह से बन सका, संविधान की एक भावना आ पाई, तो कांग्रेस पार्टी तो इस तरह की बातें ना ही करे तो अच्छा है। ठीक है। संजीत जी, राजनाथ जी जब इस चर्चा की शुरुआत कर रहे थे तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि देश में आप लोगों की तरफ से एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि संविधान के सबसे बड़े खैरख्वाह आप ही हैं, आप ही ने संविधान बनाया है, जबकि ये किसी एक पार्टी की देन नहीं है। और इसमें कोई शक है क्या? संविधान हमने बनाया है, कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी के अधिकांश साथी वहां थे और बैठ करके चर्चा किया और हमने बनाया है। आरएसएस तो अपने केंद्र पर तिरंगा झंडा भी फहराना नहीं चाहती थी। इसमें कोई शक है क्या? आप क्रेडिट जाती है कांग्रेस पार्टी को? जी राजेश्वर जी मुझे लगता है कि आपको इसका जवाब देना चाहिए। देखिए, जो आरएसएस की बात, अब आरएसएस की बात जो है बीजेपी के साथ या जनसंघ के साथ कहां से आ गई? आप एक चीजों को दूसरे के साथ चीजें जबरदस्ती को ऐड ऑन करते थे, क्योंकि ये चीजों को समझा नहीं पाते। संविधान आपकी बनाई हुई चीज नहीं है, संविधान उन लोगों की बनाई हुई चीज है या उन लोगों के प्रेशर में बनी हुई चीज है जो इस देश को चलाना चाहते थे, जो इस देश का एक उज्जवल भविष्य रखना चाहते थे, जो इस देश के लिए अगले कई सौ सालों के लिए एक बेसिक ढांचा क्रिएट करना चाहते हैं, उन लोगों की देन हुई है, किसी पार्टी विशेष की देन नहीं है। जो बार बार एक नैरेटिव या ये कल की डेट में ये ना बोलने लग गया है कि सिर्फ गांधी परिवार की देन है, ऐसा ना शुरू कर दे बोलना। मुझे उसमें भी कोई बहुत शक नहीं होगा या कोई बहुत अचरज नहीं होगा कल की डेट में बोले गया कि सारी की सारी करी हुई गांधी परिवार की, वो भी गांधी परिवार, नकली गांधी परिवार, असली गांधी परिवार की नहीं, एक नकली गांधी परिवार की शुरुआत हो गई कि उन्होंने ये पूरा संविधान बनाया। ऐसा मुझे नहीं लगता कि जो बात ये कह रहे हैं उन बातों में कोई बहुत दम है। और दूसरा, ये खुद ही बोल रहे हैं कि अगर इनके हाथ में होता तो शायद ये जो अभी पहले उन्होंने अपने पहले उसमें बोला था चाइना की तरह से वो ढंग का क्रिएट, इनके दिमाग में वो ढंग का क्रिएट करने का था। लेकिन हमारा सौभाग्य है, हमारे उन लोगों का सौभाग्य है जिन्होंने संविधान सभा बनाई, उन लोगों का हमारा अपना खुद है जिनके नेतृत्व में या जिन एक्सपर्टों की सहायता से पूरी संविधान सभा बनी और एक बहुत सुदृढ़ और बड़ा मजबूत सा संविधान बनके हमारे पास है, जिसके लिए हम लोग आज उन सबके ऋणी हैं। जी बिल्कुल। पंकज पांडे जी, संविधान का असली खैरख्वाह कौन, जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष दोनों के नेता, चूंकि ये चर्चा कल भी है और उसके बाद राज्यसभा में 2 दिन चलेगी ये, तो पक्ष विपक्ष दोनों के नेता अपने अपने भाषणों के जरिए साबित करने की कोशिश करेंगे, यानी कि पक्ष और विपक्ष दोनों को एक दूसरे को घेरने के लिए ये एक बड़ा अवसर, बड़ा मौका है। संसद के अंदर कल लोकसभा में और पूरे दिन चर्चा होनी है, उसके बाद सोमवार और मंगलवार राज्यसभा में चर्चा होनी है। जी, निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा अवसर है और कांग्रेस पार्टी ने अगर संसद चलाए रखी जाए, ये एक अवसर जिस देश को दिया है लंबे गतिरोध के बाद, इसमें उनके भी अपने निहित स्वार्थ हैं और उन स्वार्थों के लाभ निश्चित रूप से होगा कि संविधान पर एक स्वस्थ चर्चा होने की संभावनाएं हैं। जैसा कि आज कुछ अंशों में दिखा, सत्ता पक्ष संविधान के बारे में अपना व्यू रखेगा और विपक्ष अपना व्यू रखेगा और कुछ चीजें निकल के सामने आएंगी। लेकिन एक बात इसमें मैं और जोड़ना चाहूंगा कि जब भी कांग्रेस पार्टी संविधान के संबंध में कुछ कहती है तो निश्चित रूप से ये आता है कि संविधान का सबसे अधिक दुरुपयोग अगर किसी पार्टी ने इस देश में किया है तो वो कांग्रेस पार्टी। ठीक है पंकज जी, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आपका शुक्रिया करूंगा, राजेश्वर जी आपका, और संजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। संसद में पक्ष और विपक्ष संवाद करे और एक दूसरे की कमियों को उजागर करते हुए लोगों के हितों की रक्षा करे, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी सेवा है। नेताओं और पार्टियों के बीच मतभेद स्थायी चीज है, वो हमेशा रहेंगे, लेकिन आज संसद में दोनों पक्षों के बीच स्वस्थ माहौल में चर्चा का स्वागत किया जाना चाहिए। इस चर्चा में इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV27 न्यूज। शिक्षा को समाप्त करके भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे नए कानूनों को पारित किया है। संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमारी सुरक्षा है। न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आजादी का कवच है।